भारत का भूगोल। देखिए ध्यान से इधर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत का भूगोल है। सबसे पहले हम जानते हैं भारत के भूगोल में हमें पढ़ना क्या क्या है। देखिए भारत के भूगोल में हमें दो चीज़ पढ़ना है। एक तो भारत का भूगोल को पढ़ना है। किससे पढ़ना है? भारत का भूगोल, ये हमें पढ़ना है। दूसरा हमें पढ़ना भारत का मानचित्र। भारत का मानचित्र। अब देखिए हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि जो मानचित्र की चीज़ें होती हैं वो भूगोल में पढ़ लेते हैं, और जो भूगोल की चीज़ें होती हैं वो मानचित्र में पढ़ लेते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए मानचित्र भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी कि भूगोल। ठीक है, बताया जाता है कि अगर आपको भारत का मानचित्र अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि 60% भूगोल आपको समझ में आ जाएगी। तो मानचित्र और भूगोल का जो साथ है वो चोली और दामन का है, ये आप हमेशा याद रखना। ठीक, तो शुरू करते हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल पढ़ने से पहले एक चीज़ और हम जान लेते हैं भारत के विषय में। देखिए भारत हमारा दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत हमारा दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, और जनसंख्या में भारत दुनिया का पहला सबसे बड़ा देश है, दूसरा नहीं है। हम लोगों ने चीन को पीछे छोड़ दिया। देखिए जब 2011 की जनगणना हुई थी, 2011 की जब जनगणना हुई थी तो हम चीन से मात्र 11 करोड़ पीछे थे। लेकिन अब जो जनगणना हुई तो 11 करोड़ के क्या होता भारत के लिए, पार कर गया। सही है, लेकिन भारत अभी हमारा उसमें बहुत पीछे है। किस में? आर्थिक क्षेत्र में चीन से बहुत पीछे है, और धीरे धीरे भारत का विकास हो रहा है आर्थिक क्षेत्र में भी। अगर हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाएगी तो आर्थिक क्षेत्र भी अच्छा होगा, और शिक्षा अच्छी नहीं होगी तो कहाँ से होगा, है ना। ठीक है, देखिए ये हमारा भारत है, और भारत हमारा दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो भारत जब दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है तो निश्चित है कि इसका भूगोल भी बड़ा होगा। इसका भूगोल बड़ा होगा कि नहीं होगा? जाहिर सी बात है, जो देश जितना बड़ा होगा उसमें उतना ज़्यादा भौगोलिक चीज़ें होंगी, और जितनी ज़्यादा भौगोलिक चीज़ें होंगी तो उसका विस्तार भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो भारत हमारा दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, तो इसका भूगोल भी बहुत बड़ा है। तो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं भारत की स्थिति और विस्तार। क्या? स्थिति और आकार, यहाँ से शुरू होता है। स्थिति और आकार बहुत लोगों को नहीं पता होगा और बहुत लोगों को पता होगा। देखिए ये स्थिति और आकार आप लोग कक्षा 9 पढ़े होंगे। कक्षा 9 आप पढ़े होंगे, और कक्षा 9 में मैं आपको बता दूं हमारे भारत में 80% जो टीचर है ना कक्षा 9 के, जो कक्षा 9 की ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, वो केवल क्वेश्चन आंसर लिखाते हैं, बस बाकी कुछ नहीं करते। उनको ये स्थिति और आकार खुद नहीं पता होता। उसका भी एक रीज़न बताते हैं, कमी उन टीचरों की भी नहीं होती। कमी किसकी होती है? कॉलेज का जो मैनेजमेंट होता ना उसकी होती है, जो प्रबंधक होते हैं, प्रधानाचार्य होते हैं, उनकी होती है। क्योंकि जीएस का टीचर वो अच्छा नहीं खोज पाते, और यही कारण है कि जब कक्षा 9 में बच्चे को जो चीज़ पढ़नी चाहिए वो चीज़ वही बच्चा कंपटीशन में पढ़ता है जाके, तो वो उससे बहुत अचंभित रह जाता है। कहता है यार बताओ 9th की चीज़ें मैं कंपटीशन में पढ़ रहा हूँ, मैं कितने साल पीछे हो गया। सोचने वाली बात ये जो स्थिति और आकार है ये कक्षा 9th का है, तुम्हें 9 में पढ़ लेना चाहिए, और तुम अब कंपटीशन में पढ़ने के लिए आ गए तो कितना पीछे हो गए? 4-5 साल पीछे हो गए कि नहीं हो गए? इसका जिम्मेदार कौन हुआ? कॉलेज हुआ तुम्हारा। कॉलेज में जो टीचर पढ़ाया वो हुआ, कॉलेज का प्रबंधक हुआ, कॉलेज का तुम्हारा प्रिंसिपल हुआ।
ये हुए। और अच्छा, इसमें कमी उनकी भी नहीं है, जीएस का टीचर भी जल्दी नहीं मिलते अच्छे लेवल के। अच्छे लेवल के मिलते हैं तो उन्हें पैसा भी वो लोग नहीं देते। जितना मैथ साइंस इनके टीचरों को जितना पेमेंट मिलता है उतना जीएस के टीचर को कहाँ मिलेगा। कंपटीशन में भी मिलता है इनसे ज़्यादा पेमेंट। कंपटीशन में जीएस का जो टीचर होता है ना, मैथ साइंस से बराबर पैसा लेता है, एक रुपये कम नहीं लेता वो। ठीक है, तो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं और हमारा है आज का जो टॉपिक आकार और स्थिति। देखिए, भारत का भूगोल है, शुरू करते हैं। सबसे पहले स्थिति देखते हैं। देखिए, भारत की स्थिति कहाँ है। तो हमारा जो भारत है ना, तो अगर हम भारत की स्थिति की बात करें तो देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। ये क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी में 4 गोलार्ध हैं। कितने? हमारी पृथ्वी में 4 गोलार्ध हैं। एक गोलार्ध को कहा जाता है उत्तर, और दूसरे को कहा जाता है दक्षिण, तीसरे को कहा जाता है पश्चिम, और चौथे को कहा जाता है पूरब। बात समझे? तो ये हमारी पृथ्वी के 4 गोलार्ध हैं, 1, 2, 3 और 4। तो अब देखिए, यहाँ पर जो स्थित पूछ रहा है, तो हमारा भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? बताओ। हमारा जो ये इंडिया है वो इनमें से किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर में स्थित है कि पश्चिम में स्थित है कि दक्षिण में स्थित है कि पूरब में स्थित है? देखिए, ध्यान समझिए। हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन क्या उत्तरी गोलार्ध भर में स्थित है? बताओ। हमारा भारत क्या उत्तरी गोलार्ध भर में स्थित है? नहीं। हमारा भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध, ये जो आपका भारत है, ये भाई जरा देखिए इधर। ये हम पृथ्वी बना दिए और पृथ्वी में एक रेखा ये हम खींच दिए और इसी रेखा को कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश। ठीक। अब ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ना, ये हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो इसके ऊपर का जो भाग है इसे हम कहते हैं उत्तर गोलार्ध, और इसके जो नीचे है भाग उसे हम कहते हैं दक्षिण गोलार्ध। ये बात समझ में आ गई? अब सुनिए, एक यहाँ पर हम और पृथ्वी बनाते हैं, ये बना दिए। अब ये एक पृथ्वी और बना दिए और एक रेखा ये हम खींचे, इसे कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। अब ये जो रेखा है ना, ये हमारी पृथ्वी को ये भी 2 भागों में बांटी, लेकिन ये जो 0 डिग्री अक्षांश थी ये उत्तर और दक्षिण में बांटती थी। लेकिन ये जो 0 डिग्री देशांतर है ना, ये पृथ्वी को पूरब और पश्चिम में बांटती है। तो इसके इस साइड का जो भाग होगा वो पश्चिम होगा और इस साइड का जो भाग होगा वो पूर्व होगा। तो अब ज़रा सोचो, हमारा भारत देशांतर के हिसाब से कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी। और अक्षांश के हिसाब से कौन से गोलार्ध में? उत्तरी। तो अब भारत की जो स्थिति आ जाएगी वो कौन से गोलार्ध में है? उत्तर और पूर्व। तो हमारा भारत पृथ्वी में कौन से गोलार्धों में स्थित है? उत्तर और पूर्वी। बात समझ में आ गई? अब आपसे कोई पूछे कि भारत किस गोलार्ध का हिस्सा है, तो आपको बताना है भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है। सिंपल सी बात, समझ में आ गई? अब तो नहीं भूलोगे। ये कक्षा 9 में आपको सीख लेना चाहिए, लेकिन 9 में आपको पढ़ाई भी नहीं बन जाए। ये 9 की चीज़ें हैं भैया, 9 की, कक्षा 9 की। कभी एनसीईआरटी की किताब उठा के देखना, 9 की चीज़ें हैं कि भारत तुम्हारा कौन से गोलार्ध में? भारत हमारा यही गोलार्ध में, उत्तर और पूर्वी। बताओ, 1% किसी को डाउट? समझ में आ गया? बिंदास चलें? ओके। अब फिर आते हैं भारत में।
बड़ा हो जा, ये लो। अच्छा एक चीज़ और बता दें, भूगोल पढ़ने में बहुत मज़ा आती है, लेकिन जब आए अगर भूगोल न आई तो फिर समझ लो इतना ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट है ये कि जितना कि तुम्हारे क्या बोलते हैं केमिस्ट्री फिजिक्स, बहुत ज़्यादा। इतनी बात समझ में आ गई। तो भारत की स्थिति तो आप जान गए, हमारे भारत की स्थिति कहाँ पर है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। अब देखिए भारत की स्थिति हम लोग जान गए, लेकिन अब भारत का आकार भी तो देखना है, कैसा है ये, देखने में हमारा भारत कैसा है। तो देखिए ये तो लोकल भारत है, कैसा भारत है? लोकल। ये हमारे घर का है, हमने इसे बनाया है, ये हमारा है, इसे हमने बनाया, लोकल भारत। अब तुम्हें ओरिजिनल भारत दिखाते हैं। देखिए देखिए ये जो हमारा इंडिया है ना, ये ओरिजिनल है। कैसा है? ओरिजिनल। तो अब बताइए भारत का जो आकार है वो कैसा आपको दिख रहा है? इसमें एक ये और एक ये। भारत में कितनी भुजाएं हैं? अच्छा भारत का आकार चतुर्भुज है कि त्रिभुजाकार का है? हमारा भारत त्रिभुजाकार का है। कैसा है? त्रिभुजा। देखिए इसमें त्रिभुज बनता है, ये नहीं समझ में आया? क्या गया? ध्यान समझिए। देखिए भारत में त्रिभुज बनता है, बनता है कि नहीं बनता? बन रहा है ना। तो हमारे भारत का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है, ऐसा। ठीक है, त्रिभुज बन रहा है, और नीचे मिला दोगे चतुर्भुज बन जाएगा लेकिन हमारे भारत का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। ठीक, शुरू करते हैं आगे। क्यों, ये तो पूरा ले गया है। तो आकार भारत का समझ में आ गया, स्थिति और आकार। तो भारत का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार का हमारा भारत है। अब देखिए यहाँ पर भारत का सबसे उत्तरी राज्य, भारत का सबसे उत्तरी राज्य, पहले हम ये पूरा ये क्षेत्र पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद अंदर प्रवेश करेंगे। लेकिन पहले उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम जान लेते हैं। तो हमारे भारत का सबसे उत्तरी राज्य, तो ये आपको दिख रहा है, ये इसी को हम कहते हैं कश्मीर। इसको हम क्या कहते हैं? कश्मीर। लेकिन अब इसी कश्मीर को कई नामों से जाना जाता है। देखिए इसी कश्मीर को हम कहते हैं लद्दाख, इसी कश्मीर को हम कहते हैं जम्मू कश्मीर, इसी कश्मीर को हम कहते हैं सियाचिन, सियाचिन नहीं, अक्साई चीन। इसी कश्मीर को हम कहते हैं आज़ाद कश्मीर, इसी कश्मीर को हम कहते हैं गिलगित, इसी कश्मीर को हम कहते हैं बाल्टिस्तान। बात समझ में आ रही है? ये कश्मीर के नाम हैं। एक समय ऐसा था कि इसका केवल नाम कश्मीर था, लेकिन आज इस कश्मीर के कितने नाम हैं? 6। समझ लीजिए, आज तुम्हारे कश्मीर के कितने नाम हैं? 6 नाम हैं। तो क्वेश्चन ये करेगा कि भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? तो सुनिए, अगर पूछे भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, तो भैया हिमाचल प्रदेश है हमारा। कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश है। अगर पूछ ले कि भारत का सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है,
तो फिर तुम्हारा लद्दाख कौन सा है? लद्दाख, ना कि जम्मू कश्मीर। भाई एक समय ऐसा था कि जम्मू कश्मीर राज्य था, लेकिन देखो समय बदला, करवट लिया, जम्मू कश्मीर का प्रमोशन से डिमोशन हो गया। जम्मू कश्मीर का क्या हो गया? प्रमोशन से डिमोशन हो गया, और जम्मू कश्मीर को बना दिया गया एक क्या? यूटी, यूनियन टेरिटरी। और लद्दाख को एक क्या बना दिया गया? यूटी। और नहीं तो पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों क्या थे? एक थे, राज्य थे। तभी तो कहा जाता था भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर। अब थोड़ा कहा जाएगा कि जम्मू कश्मीर, अब भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? हिमाचल। लेकिन भारत का सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख है कि कश्मीर है? लद्दाख। कश्मीर के अब ये नाम हो गए हैं। ठीक, चले। अब देखिए, भारत का सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, और सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु। भारत का सबसे दक्षिणी केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे दक्षिणी केंद्र शासित प्रदेश है। आप सुनिए, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात। और सबसे पूर्वी, ये जो बैगनी कलर का दे है, यही है तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश। ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। बात समझे? देखिए, आपको अभी उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आगे इनका काम पड़ेगा। बात समझ में नहीं? आगे इनका काम पड़ेगा। तो जितनी बातें अभी बताई गई समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट की तरफ चलें। ठीक है, आकार और स्थिति समझ में आ गया। अब उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम समझ में आ गया। ठीक है? पूरब में कोई केंद्र शासित नहीं है। ठीक है, केवल राज्य है। नहीं, हाँ, पूरब में कोई केंद्र शासित नहीं। पश्चिम में तुम्हारा सबसे पश्चिमी केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली, आप ये कह सकते हैं। शुरू करें? अब ध्यान समझिए, पहले तो देख लेते हैं आसपास पड़ोस में हमारे कौन कौन है ना। देखिए, ये भारत की पश्चिम दिशा है, ये। अब पश्चिम में भारत के कौन सा सागर है? अरब सागर है। भारत के पश्चिम में दो प्रमुख खाड़ियां हैं, इसे कहते हैं कच्छ की खाड़ी, और इसे कहते हैं खंभात की खाड़ी। कोई दिक्कत? भारत के दक्षिण में एक, दक्षिण पश्चिम में एक सागर है, उस सागर का नाम बताओ हमें। देखिए, ये हमारा पश्चिम है और ये हमारा दक्षिण है। भारत के दक्षिण पश्चिम में एक सागर है यहाँ पर, और इस सागर को कहते हैं लक्षद्वीप सागर। कौन सा सागर? लक्षद्वीप सागर। कोई दिक्कत? भारत के दक्षिण में दो खाड़ियाँ हैं। कितनी? दो। याद रखना, भारत के दक्षिण में दो खाड़ियाँ हैं। यहाँ पर जो खाड़ी है उसे हम कहते हैं पाक की खाड़ी। ठीक है? और उसके बाद यहाँ पर जो खाड़ी है उसे हम कहते हैं मन्नार की खाड़ी। लेकिन मन्नार की खाड़ी का पर कब्जा पूरी तरह श्रीलंका का है। भारत के पूर्व में एक खाड़ी है, ये, जिसे हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी। क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी। ये दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है। दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी। तो भारत के दक्षिण में दो खाड़ियाँ हो गई। भारत के दक्षिण पश्चिम में एक सागर है जिसे लक्षद्वीप सागर कहते हैं। भारत के पश्चिम में दो खाड़ियाँ हो गई, और भारत के पश्चिम में सागर है ही है। भारत के दक्षिण में एक महासागर है जिसे हम कहते हैं हिंद महासागर। कौन सा? ये वाला दिख रहा है, इंडियन ओशियन के जिसे कहते हैं इंग्लिश में हिंद
महासागर। इसीलिए कहा जाता है हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान, हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। कितना बढ़िया लाइन है, ठीक, कोई दिक्कत? भारत, अब देखिए कितना सौभाग्यशाली हमारा देश है। इधर से अरब सागर हमारे देश को धोता है, इधर से हिंद महासागर हमारे देश को धोता है, और इधर से बंगाल की खाड़ी हमारे देश को देती है। बात में तभी तो सबसे कम जो करप्शन है इधर है, और सबसे ज़्यादा उत्तर में उत्तर में बहुत बड़ी दिक्कत है। उत्तर के नेता बहुत चोर है तो हम लोग रोड तक चुरा लेते उत्तर भारत के जो राजनीतिक दल के नेता वो रोड तक चुरा लेते दक्षिण, ऐसा नहीं है कि दक्षिण भारत में चोरी नहीं होती, होती है, यहाँ भी होती है, लेकिन उत्तर भारत की अपेक्षा कम। अच्छा, उत्तर भारत में जनसंख्या भी ज़्यादा है, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ समस्याएं भी बहुत ज़्यादा होंगी, है ना, दोनों चीज़ हैं। चलो, हाँ, ये पठारी है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो तीसरा अध्याय समझ में आ गया बढ़िया सा, ठीक है। अभी कोई डाउट इसमें हो? बिंदास, अभी डाउट है ना एक ठे, वो को देख लो। ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है जिसे हम कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या कहते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब सुनिए बउआ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूरब में यहाँ पर एक सागर है जिसे हम कहते हैं अंडमान सागर। अंडमान सागर केवल एक चीज़ के लिए ही जाना जाता है। इस अंडमान सागर में एक द्वीप है। क्या है? द्वीप है, और उस द्वीप पर एक ज्वालामुखी है जो दक्षिण एशिया की मात्र एक सक्रिय ज्वालामुखी है। दक्षिण एशिया की मात्र एक सक्रिय ज्वालामुखी है। उसी ज्वालामुखी को हम कहते हैं बैरन। क्या कहते हैं? बैरन। अंडमान सागर में एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है बैरन। क्या नाम है? बैरन द्वीप। और उसी बैरन द्वीप पर दक्षिण एशिया की मात्र एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसे हम कहते हैं बैरन ज्वालामुखी। द्वीप के नाम पर उसका नाम रखा गया है। कोई दिक्कत नहीं है? तो ये चौथा अध्याय समझ में आ गया। अब आगे के अध्याय देखते हैं, ठीक है। अब ये अध्याय आपको अगर समझ में आ गया, जो अब चलेगा, तो समझ जाएंगे हम कि तुम्हें भूगोल समझ में आने लगी, क्योंकि ये थोड़ा टफ है। ये थोड़ा टफ है क्योंकि इस जगह अब जो बात होगी ना, वो होगी अक्षांशी विस्तार और देशांतरी विस्तार की। किसकी बात होगी? अक्षांशी विस्तार और देशांतरी। देखिए, इसमें देगा भारत का अक्षांशी विस्तार। भारत का अक्षांशी विस्तार कितना है? यह हमारा देश है, इसमें अक्षांशी विस्तार का मतलब है कि पहले कौन सी रेखा भारत को टच की और लास्ट में कौन सी रेखा भारत से गायब हुई। बात समझ में? देखिए, यहाँ से एक रेखा आती है, भारत को ऐसे टच करती है, फिर उसके बाद रेखा आती जाती हैं और उसके बाद भारत यहाँ से ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ग्लोब में सुनिए, ग्लोब में जो रेखा पड़ी होती हैं ऐसे ऐसे, इनको हम अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश। कहने का अर्थ ये है, जो व्यक्ति बीमार हो जाता है तो क्या वो खड़ा रहता है? वो लेट जाता है। तो जब वो लेट जाए तो कौन सी स्थिति में है वो? अक्षांश। और जब डॉक्टर के ग्लूकोज चढ़ा दिया था तब वो टनटनाए लगा था, तो कौन सी स्थिति में आ जाता है? देशांतर। अगर सुई ज़्यादा तेज लगा दी तो डॉक्टर के मतलब मार दिया हो तो मतलब देखो, जब तक उसके शरीर में दिक्कत थी तब तक वो लेटा था, और जब उसकी शरीर का मर्ज रोग जो है वो ख़त्म हो गया तो बिल्कुल टनटनाने लगा, खड़ा हो गया। कहेगा ज़्यादा करोगे ना डॉक्टर साहब, हम मार देंगे तुम्हें। तो कौन सी स्थिति में आके डॉक्टर को मारने की धमकी दे रहा है? देशांतर। तो जो पड़ी है वो अक्षांश, और जो खड़ी है
वो देशांतर, कोई दिक्कत। तो देखिए हमारे भारत में भी ऐसे बहुत रेखाएं हैं जो पड़ी हैं ऐसे ऐसे, ठीक, और कुछ रेखा ऐसी हैं जो खड़ी हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। देखिए ऐसे 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 ऐसे, ये तो जो ये खड़ी रेखा है ये देशांतर है, और जो पड़ी रेखा है ये क्या है, अक्षांश। जब बंदा बीमार था तब पड़ा था, डॉक्टर ने इलाज किया, सही हो गया, खड़ा हो गया, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं हमारे भारत में दोनों की संख्या सेम है। हमारे भारत में अक्षांश और देशांतर दोनों की संख्या सेम है, दोनों रेखाओं की। अब तुम समझ लो कैसे सेम है, अभी हम पढ़ते हैं आगे, ठीक। हाँ, तो अक्षांशीय विस्तार पहले भारत का देख लेते हैं कितना है, ठीक। तो इतनी बात समझ में आ गई कि जो रेखा ग्लोब में पड़ी होती है उसे क्या कहते हैं, अक्षांश। और जो रेखा ग्लोब में खड़ी होती है, खड़ी खींची जाती है, उसे क्या कहते हैं, देशांतर। कोई दिक्कत। अब देखिए ग्लोब मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ग्लोब मैं तब आपको पढ़ाऊँगा जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करेंगे, क्योंकि ये जो ग्लोब है ना, ये ग्लोब जो चैप्टर है ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का है, इंडियन ज्योग्राफी का नहीं है। आज जो हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं वो हमारी इंडियन ज्योग्राफी है, ठीक है। तो शुरू करें। देखिए भारत का अक्षांशीय विस्तार, हमारे देश का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, बात समझे, से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। अब देखिए, अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन घूम रहा होगा कि ये 8 डिग्री, ये मिनट, ये उत्तर, ये 37 डिग्री, ये मिनट, ये उत्तर, ये क्या है, बात समझ में, ये क्या है। तो भैया ये भी समझ लेते हैं। सुनिए, आपको अभी बताया गया था कि हमारा भारत कौन से गोलार्ध में है, बताइए, उत्तरी में कि दक्षिणी में, बताइए। तो उत्तर पूर्वी में है ना। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी बताया गया था कि जो अक्षांश रेखा है वो हमारी पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण में विभाजित करती है, करती कि नहीं करती। तो जब उत्तर दक्षिण में विभाजित करती तो अक्षांशीय विस्तार हमसे पूछ रहा, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा भारत उत्तरी अक्षांश पर है, उत्तरी गोलार्ध में जो अक्षांश रेखा उनमें। देखिए पृथ्वी अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 90 ऊपर 90 नीचे। तो पूरी पृथ्वी पे जो अक्षांश रेखाओं की संख्या है वो 180 है। 180 ना का, यह पुलिस वाले ने खींची रहा है, लेखपाल वाले ने क्या है, जो रेलवे बैंक एसएससी ग्रुप डी की तैयारी करते उनके लिए क्वेश्चन आए कि ग्लोब में कुल अक्षांश रेखा कितनी है, 180। अब यूपीएससी आईएसपीसीएस वाले भाई उनको कुछ अलग लेवल पढ़ाया जाएगा ना, तब तो पुलिस वाले उनके सामने सलाम करेंगे कि नहीं करेंगे। अब पता लगा वही पढ़ाई पुलिस वाला पढ़े हुए, वही पढ़ाई आईएसपीसीएस का अधिकारी, तो पुलिस वाला भेजेगा उसे नहीं, क्योंकि उसको कुछ अलग पढ़ाया जाएगा। सुनिए, ये भी तो भैया एक रेखा है, भले ही 0 है तो क्या हुआ, रेखा ही तो है, तो इसमें +1 कर दो, कितना हो जाएगा, 181 होगा। लेकिन ये भी तो बताया गया है कि जो 90 डिग्री, कितने 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण, ये एक रेखा नहीं है, एक बिंदु। बिंदु का तो रेखा, गणित में रेखा माना जाता है, बिंदु का नहीं माना जाता। तो भैया एक काम करो, 181 - 2 कितना आ जाएगा, 179। लेकिन आपको याद कितना रखना है, 180 ही, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। आपको याद रखना है 180 ही, लेकिन आपको बता दिया गया तुलनात्मक रूप से, ठीक है, कि जब अगर इसे हम रेखा मान लेंगे तो 181 हो जाएगा। जब 90 ऊपर 90 नीचे को हम रेखा नहीं मानेंगे तो कितना हो जाएगा, 179। ये पॉइंट समझ में आ गया, बढ़िया।
तो भारत हमारा कौन से अक्षांश में है? उत्तर। इसका मतलब हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है, और उत्तरी गोलार्ध में जो अक्षांश रेखा हैं उन अक्षांश रेखाओं में हमारा भारत है, तभी हमारे इसमें क्या लिखा गया है? उत्तर। सिंपल। बताओ 1% किसी को डाउट नहीं है ना? अब देखिए ग्लोब में क्या होता है बेटा, देखिए ग्लोब में क्या होता है कि 1 से शुरू होती है। कितने से? 1 से। 0 हो गया, 0 से फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक, 8 से हमारा भारत शुरू होता है। तो जब 8 से भारत शुरू होगा तो 8 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो कहाँ से गुजरती है? भारत का सबसे दक्षिणी जो पॉइंट है उसे हम कहते हैं कन्याकुमारी। कौन सा है? कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी तो आपका तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट है मुख्य भूमि का। ऐसे जो तुम्हारा दक्षिणी पॉइंट है ना न्यूनतम, वो तुम्हारा कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। यहाँ पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर इंदिरा पॉइंट। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के इंदिरा पॉइंट से 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश रेखा गुजरती है, उत्तर अक्षांश। कितनी डिग्री? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश गुजरती थी यहाँ से। ठीक है, तो लेकिन क्या हुआ कि 2004 में सुनामी आई थी, और 2004 में जो सुनामी आई थी तो इंदिरा पॉइंट तुम्हारा समुद्र में डूब गया था। तो भारत के जो हमारा ये मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। ऐसे हमारा सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट से कितने डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती थी? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश। लेकिन कन्याकुमारी से कितनी डिग्री गुजर रही है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश। दोनों पॉइंट समझ में आ गए? ये भी और ये भी, कोई डाउट? दिक्कत नहीं ना? बस बिंदास, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शुरू करते हैं आगे। तो अक्षांशीय विस्तार दक्षिण वाला तो आप समझ गए है ना? अब उत्तर वाला देख लेते हैं। आजा भैया, देखिए उत्तर वाला ये आपका क्या है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर है कि लद्दाख है? लद्दाख। लद्दाख में भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है जिसे हम कहते हैं इंदिरा कॉल। क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल। तो इंदिरा जी कौन थी? हमारे देश की प्रधानमंत्री थी। तो कन्याकुमारी से इंदिरा जी लद्दाख को कॉल लगाई थी। ठीक है, कि 38 डिग्री, कितने डिग्री क्या बोलते हैं, 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा आ रही है, उसको पास दे दो। तो इंदिरा जी जब यहाँ से कॉल लगा तो यहाँ से पास दे दिया गया, वो आगे चली गई। ठीक है, तो कहने का अर्थ यह है हमारा कि यहाँ से भारत ख़त्म हो जाता है। भारत का उत्तर में ये लास्ट पॉइंट है इंदिरा कॉल, एक जगह है, और इस जगह पर पाकिस्तान का कब्जा है। किसका कब्जा है? पाकिस्तान का कब्जा है। देखिए पाकिस्तान का कब्जा इसलिए है क्योंकि जो आप कश्मीर देख रहे हैं जैसा, ऐसा ये कश्मीर है नहीं। कश्मीर बहुत विवाद में है। कश्मीर का ये वाला हिस्सा चीन के पास है, जिसे वो कहता है अक्साई चीन। क्या कहता है? कश्मीर का ये वाला हिस्सा पाकिस्तान के पास है, जिसे वो कहता है गिलगित। क्या कहता है? गिलगित। कश्मीर का ये वाला हिस्सा जो है ये भी पाकिस्तान के पास है, जिसे वो कहता है आज़ाद कश्मीर। और कश्मीर के ये दोनों हिस्से हमारे पास है, जिसे हम कहते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो कश्मीर का मुद्दा बहुत अलग हट के, जब आपको कश्मीर पढ़ाएंगे तब बताएंगे पूरी कहानी। ठीक, केवल अभी आप इतना समझिए कि ये वाला हिस्सा चीन के पास है, जिसे वो अक्साई चीन कहता है। ये वाला हिस्सा गिलगित है, बाल्टिस्तान, जिसे पाकिस्तान के पास है। ये वाला आज़ाद कश्मीर है, वो भी पाकिस्तान के पास है, और नीचे के दो बीच के हैं वो हमारे पास है। ठीक, तो अब देखिए
तो गिलगित में पड़ता है तुम्हारा इंदिरा कॉल, और इंदिरा कॉल पर कब्जा किसका हो गया? पाकिस्तान का। लेकिन अब पाकिस्तान का है तो क्या हुआ, कश्मीर नाम हमारे हैं। जैसे मान लो ज़मीन है, नाम तुम्हारे, कब्जा किसी दूसरे का, तो भैया नाम हमारे है ना, तो आज नहीं तो कल कब्जा भी हो जाएगा। ठीक है, अभी तो हम प्यार से कह रहे हैं कि भैया तुम जो तो वो कोई दिक्कत नहीं, बेचना नहीं। और जब हम जान जाएंगे क्या तुम हमारी ज़मीन को बेच रहे हो, ज़मीन हमारी सब चीज़, तुम हमारी ज़मीन को बेच रहे हो हमसे बिना पूछे, तो भैया उस दिन पे हम दूसरी बात भाषा में बात करेंगे आपसे। अभी तो शुद्ध हिंदी में बात कर रहे हैं कि कोई दूसरी लैंग्वेज यूज करेंगे जिसको नहीं करना चाहिए। बात समझे? हाँ, अभी तो देख रहे हैं, ठीक है, छोटा बच्चा है, सही समझ जाए। ठीक, तो इसी इंदिरा कॉल से तुम्हारा भारत ख़त्म हो जाता है, और यहाँ से तुम्हारे 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश रेखा गुजरती है। ठीक, अब सुनिए, तो अब इससे क्वेश्चन कैसे बनता है यह भी मैं आपको बता दूं। कहेगा भारत का सबसे दक्षिणी अक्षांश कितना है? भारत का सबसे दक्षिणी अक्षांश, तो भारत का यहाँ पर सबसे दक्षिणी अक्षांश है, तो भारत का सबसे दक्षिणी अक्षांश कितना होगा? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर। अब सुनिए, वो कंफ्यूज कहाँ कर देगा, उत्तर की जगह दक्षिण लिख देगा। उत्तर की जगह क्या कर देगा? दक्षिण। लड़का समझ जाएगा, दक्षिण पूछ रहा है इसका मतलब दक्षिण लिखा रहे, यही यार। उत्तर की जगह क्या लिख देगा? दक्षिण। हम गलती कर जाएंगे, बात समझ में। उसके बाद वो पूछेगा कि भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कितना है? भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कितना है? तो भैया सबसे 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ये भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश है। ठीक, कोई दिक्कत? तो अब तो उम्मीद करते हैं ये भी तुम्हें समझ में आ गया, बिंदास समझ में आ रहा है ना। अब आगे चलते हैं, देशांतर पढ़ते हैं। देखिए, अब इसमें देशांतरी विस्तार, भारत का कौन सा विस्तार? भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, बात समझ, से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। ये हमारे भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है, और ये भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर है। अब सुनिए, बिंदु देख लेते हैं, कौन सा बिंदु कहाँ पर है। अभी आपको बताया गया था भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा? गुजरात। तो गुजरात में यहाँ पर एक जगह है जिसे हम कहते हैं मोहार गोटा, सबसे पश्चिमी बिंदु है भारत का। इसके बाद पाकिस्तान शुरू हो जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कैबुत, यहाँ से चाइना शुरू हो जाता है। अब सुनिए, इस मोहार गोता से तुम्हारी रेखा टच करती है भारत को कितने डिग्री? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। क्योंकि अब आपको पहले बता दिया गया था भारत हमारा पूर्वी गोलार्ध में है, देशांतर में। देशांतर ही रेखा तो पृथ्वी को पूरब और पश्चिम में डिवाइड करती है, वही तो बांटती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा भारत किस में आ गया? पूर्वी में आ गया। आया कि नहीं आया? ठीक, तो अब कौन सी डिग्री देशांतर रेखा भारत को टच करती है? पहले 68 डिग्री 7 मिनट की जो रेखा है, ये भारत को पहले छूती कहाँ से? मोहर गोता से। उसके बाद 97 डिग्री 25 मिनट, कितनी? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, यहाँ से तुम्हारा भारत खत्म हो जाता है कैबुत से। कैबुत आंध्र प्रदेश से तुम्हारा भारत क्या, वो अरुणाचल प्रदेश से, यहाँ से क्या होता है? खत्म हो जाता है। कोई दिक्कत? तो भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर कितना होगा? पूर्वी। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए, भारत में लगभग 30 अक्षांश रेखा हैं और भारत में लगभग 30 देशांतर रेखा हैं। ये दोनों याद पॉइंट रहते हैं। हमारे देश में लगभग कितनी देशांतर रेखा हैं? 30। अक्षांश रेखा कितनी है? 30। दोनों की संख्या सेम बराबर है। अब कह दो ये कैसे बता दिए भैया?
अब तुम मनमानी कर रहे हो, जहाँ मन हुआ तो इन्हें बता दिया तो, लेकिन कहीं लिखा है, हम कैसे मानी कि 30 हैं 30 नहीं है, ये तो हमको बता दो। देखो भैया, आप जब 37 डिग्री 6 मिनट में 8 डिग्री 4 मिनट घटाइयो तो कितना आ जाएगा, घटाओ कितना, 29 पॉइंट कितना आ रहा है, 29.8 कि 29.3 कि 2, कितना आ रहा है? मैथ के टीचर हो हैं? 29.2, गुड, 29.2 आ रहा। इसको लगभग भूगोल की भाषा में हम 30 मान सकते हैं। ठीक, अब देखिए 97 डिग्री 25 में अब 68 डिग्री 7 घटा दो तो इसमें कितना आ जाएगा, 29 पॉइंट कितना आएगा, 8 आएगा। तो इसको भी तो हम लगभग 30 मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? तो भारत में लगभग 30 अक्षांश रेखा है और लगभग 30, कितना बढ़िया देश है हमारा, बराबर रेखा लिया, ठीक है, कोई दिक्कत? तो अक्षांश देशांतर तुम्हें बढ़िया समझ में आ गया। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर, भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश, भारत का सबसे दक्षिणी अक्षांश, भारत का सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य, भारत का सबसे दक्षिणी केंद्र शासित, भारत का सबसे पूर्वी राज्य, पश्चिमी राज्य, पूर्वी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पश्चिमी। बढ़िया समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा लंबाई बता दें, ठीक है, अच्छा लंबाई बता दे रहे हैं, चलो अब सुनिए, ये तुम्हें कोई नई चीज़ नहीं बताएगा, ये सब कक्षा 9 में था, ये टोटल कक्षा 9 में, लेकिन 9 के मास्टर तुमका पढ़ाए नहीं है, उनका विचार इनका खुद नहीं आवत रहा तो कहाँ से पढ़ा दें। देखिए भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर, कितनी है, 3214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 2933 किलोमीटर। भारत की ये जो स्थलीय सीमा है, ये है, दिख रहा है, ये इसकी कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। भारत की जो देखिए, ये हमारा जो मुख्य समुद्र तट है, मुख्य भूमि का ये वाला, भारत की जो मुख्य भूमि का समुद्र तट है, इसकी जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। कितनी है, 6100। लेकिन हमारे पास द्वीप भी तो हैं, अगर द्वीपों को हम मिला देंगे समुद्र तट, तो भारत में कुल समुद्र तट की लंबाई हो जाएगी 7516.5 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 7516.5 किलोमीटर हो जाएगी भारत की कुल जलीय सीमा। अब भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर की। भारत की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है, 2933 किलोमीटर की। इसका मतलब है भारत की चौड़ाई कम है, लंबाई ज़्यादा है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत इसमें? ये भी पॉइंट समझ में आ गया, लंबाई चौड़ाई सब चीज़। हाँ चलो, अच्छा हम क्षेत्रफल भी बता दें। देखिए हमारे देश का जो कुल क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब सुनिए, इस 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में कोई चीज़ छोटी नहीं है। तुम ये समझ लो, यहाँ तक कि ये पीओके सीओके जितना है सब इसमें शामिल है। टोटल ये हमारे तुम्हारे घर कोई चीज़ मतलब एक भी इंच नहीं छूटा है, सब इसमें शामिल किया गया है। ये हमारे भारत का क्षेत्रफल है। देखिए हमारे भारत के पास विश्व के अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, तो 2.42%। कितने परसेंट, 2.42% विश्व के क्षेत्र। जैसे मान लो पूरी दुनिया में 100 बीघा ज़मीन है, कितने बीघा, 100 बीघा, तो लगभग 2.5 बीघा ज़मीन हमारे भारत के पास है पूरी दुनिया का समझ में आ रही? तो विश्व के क्षेत्रफल का कितना, 2.42%। दिक्कत? ठीक है, आज की क्लास यही और करते, इसके आगे कल ज्योग्राफी क्लास चलेगी। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, ओके डन।